नमस्कार, मैं राजवीर हूं। पावर फाइल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर बिहार की जब बात आती है तो बिहार को देश के पिछड़े राज्यों में देखा जाता है। देखा क्या जाता है, बेसिकली है भी। लेकिन जब यूपीएससी की बात आती है तो यही बिहार हमेशा से टॉपर रहा है, अव्वल रहा है। आखिर क्या बात है इस बिहार की मिट्टी में, हम जानेंगे समझेंगे आज। ऐसे ही एक अधिकारी पावर फाइल्स में हमारे साथ हैं, रणवीर प्रसाद जी, जो 2000 बैच के हैं और उत्तर प्रदेश में भी वर्तमान में ये आवास विकास के कमिश्नर हैं। तो इनसे बहुत सारी बात करेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इनकी एजुकेशन कहाँ से रही और कैसे इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आप नालंदा के रहने वाले हैं। और नालंदा कभी अध्ययन का इतना बड़ा केंद्र माना जाता था कि देश में इससे बड़ा कोई पढ़ाई का केंद्र नहीं था, अध्ययन का केंद्र नहीं था। आप वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की एक अलग मिट्टी है। तो प्राइमरी शिक्षा आपकी कहाँ से हुई, कैसे ख्याल आया आपके मन में कि आपको यूपीएससी में जाना है? जैसा कि आपने कहा, ये मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि मैं नालंदा से आता हूँ। नालंदा का एक इतिहास रहा है। वहाँ पर एक एकेडमिक फील्ड में आगे बढ़ने की एक ललक होती है जी। और वो मुझे आप कह सकते हैं विरासत में मिली। मेरे पिताजी चूँकि राज्य सिविल सेवा में थे जी। और अपने समय के टॉपर थे, तो उनकी पोस्टिंग भिन्न जगहों पर थी। तो मेरी प्राइमरी शिक्षा गया जिले में हुई, जहाँ पर वो पोस्टेड थे। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ। जी जी। तो क्लास 6 से 10 तक मेरी पढ़ाई नवोदय गया जिले के जेठियन में जगह गांव में नवोदय विद्यालय है, वहाँ मैंने पढ़ाई की। आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स अलग नहीं है। अच्छा अच्छा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है। कानपुर आईआईटी से आपने बीटेक किया है। तो अक्सर देखा जाता है कि, और खासतौर पे अगर आईआईटी की बात करिए, अगर आईआईटी से कोई बीटेक या एमटेक कर रहा है तो उसको अच्छा खासा पैकेज ऑफर होता है, बाहर जाने का बहुत मौके होते हैं। और ऑलमोस्ट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भाई सैलरी भी यहाँ से तो ज़्यादा ही होती है। अगर आप अमेरिका गए होते या और कहीं ज्वाइन किया होता आपने तो यहाँ से ज़्यादा सैलरी होती। तो आपने ये कैसे सोचा कि पिताजी चूँकि राज्य सेवा में थे, बिहार राज्य सेवा में थे, तो इसलिए आपने सोचा कि आपको यूपीएससी में आना है? देखिए, कई चीज़ें जो होती हैं आपके जीवन में, हर चीज़ योजना के अनुसार नहीं होती है। जब मेरा चयन आईआईटी कानपुर में लगभग 16 साल की उम्र में हुआ था और लगभग 20 साल में मैं वहाँ से ग्रेजुएट हो गया। तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मैं एलिजिबल भी नहीं था सिविल सर्विस में आने के लिए। और मेरी अभिरुचि उस समय रिसर्च और आगे पढ़ने में थी। ऐसा कहिए कि हालांकि सिविल सर्विसेज से की तरफ रुझान था, क्योंकि पापा के साथ कई गवर्नमेंट फंक्शंस में, जैसे 15 अगस्त का फंक्शन है या 26 जनवरी का है, तो कभी कभी जाया करते थे। तो वो देखकर प्रभावित होते थे। फिर कई बार उनके साथ गांव में जाने का और पापा को काम करते देखा था, तो उससे लगता था कि यह एक लोगों से जुड़ने का, लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। परंतु शुरुआती रुझान मेरा इंजीनियरिंग और रिसर्च में था। अच्छा सर, चूँकि बिहार से आप हैं और मैंने शुरू में सवाल पूछा था कि बिहार की मिट्टी में ऐसा क्या है कि आप लिटरेसी देखिए वहाँ की, तो और अगर दूसरे स्टेटों से तुलना हम करते हैं तो लिटरेसी भी वहाँ कम पाते हैं, साक्षरता दर कम है वहाँ। लेकिन अक्सर जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, अब मुझे लगता है थोड़ा सा कम हो गया शायद। अब नहीं तो एक समय था जब हम लोग देखते थे कि नहीं, शुरू के टॉपर से लेकर नीचे टॉप 10 में ज़्यादातर बिहार के ही लोग रहते थे। तो ऐसा क्या है वहाँ की एजुकेशन में, या ये तमाम लोगों के मन में सवाल है कि भाई बिहार में ऐसा क्या है जहाँ की लोग अक्सर बुराई भी करते हैं कि बड़ा पिछड़ा राज्य है, यहाँ विकास नहीं है, लेकिन एजुकेशन के मामले में वही यूपीएससी में अक्सर दबदबा रहता है। इसमें मैं थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव में बताना चाहूँगा, थोड़ा डिटेल, और थोड़ा हो सकता है कि कभी कभी आपके प्रश्न से मैं भटकूंगा भी। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो एक उसके आसपास के परिदृश्य, जिस प्रदेश में रहता है वो, जिस इन्वायरमेंट में, उससे गाइड होता है। तो बिहार मेनली एग्रीगेरियन सोसाइटी है, कभी कभी कुछ फ्यूडल भी लोगों को लगता है। तो सिविल सर्विसेज की तरफ से रुझान लोगों को इसलिए रहा है वहाँ पर, क्योंकि उस
उससे लगता है कि सीधे हम सिस्टम में, अगर कोई कमज़ोर है, गरीब वर्ग का व्यक्ति है, उसको हम मदद कर सकते हैं। तो लोगों को सिस्टम में से जुड़ने की एक ख्वाहिश होती है। और दूसरी बात आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं तो लोगों को जानकारी कम होती है। आज के स्थिति में देखेंगे तो बिहार से लोग कई फील्ड्स में जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज इज नॉट डोन, है ना। तो जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है उससे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, तो लोगों का नज़रिया भी बदलता है। लेकिन आप मेरे बारे में, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। तो सिविल सर्विसेज जुड़ने का, जैसे मैंने कहा कि इनिशियली जो मेरा इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में और इसमें रिसर्च में, और मैंने प्राइवेट सेक्टर भी ज्वाइन किया था। IIT कानपुर से ग्रेजुएट होने के बाद नोएडा में एक फर्म थी, उसमें मैं एज ए डिज़ाइन इंजीनियर आई वाज वर्किंग। वहाँ सॉफ्टवेयर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी होती है जी, लेकिन आपका जो कॉमन पब्लिक से जुड़ाव नहीं होता है। आप चाहे सेल्स में होंगे, मार्केटिंग में होंगे, इंजीनियरिंग में होंगे, तो आपका जो आपकी दुनिया वही आपका ऑफिस और आपका। तो मुझे याद है जब मैंने प्रीलिम्स IAS में जब डिसाइड किया कि IAS जाना है, तो मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया, और उसी दिन हमारे जो कंपनी के MD थे वो आए थे हमें बताने के लिए कि आपको प्रमोट किया जा रहा है टू नेक्स्ट लेवल। और मैंने कहा सर, मैं उसी दिन आपने रिजाइन और मैंने कहा नहीं सर, आई एम रिजाइनिंग टुडे। तो उन्होंने फिर सबको जमा किया वहाँ पर, और भी लोगों को, और फिर हमसे पूछा कि भाई क्यों जान चाहते हो, IAS क्यों जाना चाहते हो। IAS के बारे में तो बहुत ही गलत लोग कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, करप्शन है, और भी चीज़ें हैं, और जबकि प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, तो व्हाट इज़ योर व्हाई यू आर गोइंग। तो उसमें भी मैंने जो उत्तर दिया था, और मुझे विविडली याद है क्या उत्तर दिया था वो, और आज मैं कुछ करता हूँ तो वो डिफाइन करता है मेरी एक्टिविटीज़ को। मैंने ये कहा था कि साहब, ये जो मैं जहाँ रहता हूँ, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मुझे एक छोटा क्यूबिकल मिला हुआ है, और जब मैं प्रमोट होगा तो मुझे बड़ा क्यूबिकल मिलेगा, और हो जाएगा तो एक चैम्बर मिल जाएगा। तो लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है, जहाँ से मैं पला बढ़ा हूँ, जहाँ लोगों से मैं जुड़ा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि जैसे जैसे देश आगे बढ़े तो मैं उस ग्रोथ में साथ साथ बढ़ना चाहता हूँ, और मुझे पता हो कि जो लोगों की धड़कन है, पल्स है ऑफ द नेशन, आई शुड बी विद द पल्स ऑफ द नेशन। हमें पता चले कि देश कहाँ आगे बढ़ रहा है, देश को क्या समस्याएं आ रही हैं, और उस आगे समस्याओं से जूझने में, देश को आगे बढ़ाने में मैं साथ रह के बहुत ही क्लोजली इससे जुड़ना चाहता हूँ। और IAS से डिफरेंट अच्छी सेवा नहीं है जहाँ से आप इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल, एक सोशल वर्क भी है, बहुत बड़ा सोशल वर्क है भी, कि आप लोगों की डायरेक्टली मदद करते हैं। अच्छा सर, कितने प्रयास में आपने UPSC क्रैक किया था? भगवान की दया से प्रथम अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट था सर? जी हाँ। तो मेरा दोनों में IIT की जो JEE का एग्जाम था उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में था। सब्जेक्ट क्या थे सर? फिजिक्स और मैथ्स थे। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट तो आपने वही डाले जो इंजीनियरिंग में अक्सर देखा जाता है कि पता लगा कि बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, लेकिन तमाम लोग जो है हिंदी से भी आ जाते हैं या जियोग्राफी से भी आ जाते हैं, लेकिन आपने सब्जेक्ट अपने कोर्स सब्जेक्ट से दिया था हमने, और उसमें 2 ऑप्शन का था। आजकल तो एक ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन सब्जेक्ट थे, फिजिक्स और मैथ्स। प्रीलिम्स में फिजिक्स लिया था और मैं अच्छा सर, क्या कभी ये मन में आपके ख्याल आया कि भाई देखिए, आप तो बहुत लकी रहे और आपकी मेहनत भी रही है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC क्रैक कर दिया, लेकिन अक्सर होता है कि लोग तैयारी करते हैं, कई अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो क्या ऐसी भी कोई मन में भावना थी आपके कि भाई अगर नहीं होगा तो हमें कितने प्रयासों तक आगे जाना है? मेरे ख्याल से इससे जो भी सफलता मिली है उसका एक कारण ये रहा है कि कोई संशय नहीं था, और उसमें मैं अपना योगदान मानता हूँ स्वर्गीय पिताजी का। उनका ये कहना था कि आप ये ध्यान मत दो अगर किसी कॉम्पिटिशन में जा रहे हो कि कितने लोग उसमें अपीयर हो रहे हैं, या मेरा होगा या नहीं होगा, और कितनी सीटें हैं। अगर एक सीट भी है तो आपको लगना चाहिए कि मेरा क्यों नहीं हो सकता है। तो वो एक उन्होंने कॉन्फिडेंस जो बचपन से दिया, तो जब मैं अपीयर हो रहा था तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा नहीं होगा। और ये अब लगता है, व्हेन आई लुक बैक, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात थी, लेकिन उस समय इस कॉन्फिडेंस से जो मैं उसमें तैयारी कर रहा था उसे काफ़ी मदद मिली, क्योंकि डायग्रेशन नहीं था। ये सोचने के लिए हमने समय व्यतीत नहीं किया कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, नौकरी छोड़ दिया, ये दिया है, उसके बारे में कभी कोई ख्याल नहीं आया। एक ही सिंगल पॉइंट फोकस था, और एक सिंगल पॉइंट मुझे आशा थी, होप था कि हो जाएगा। अच्छा सर, रिजाइन किया तो फिर जैसे अमूमन सब जाते हैं, आप भी
मुखर्जी नगर गए, तैयारी की, मतलब 1 साल 2 साल तैयारी करने के बाद दिया या सीधे आप गए 2-4 महीने में तैयारी थी चल रही थी आपने दे दिया एग्ज़ाम? इसमें मैंने कोचिंग वगैरह नहीं किया और सेल्फ स्टडी से। जैसे मैंने बताया, नोएडा में मैं जॉब करता था और किराए में पर रहता था नोएडा में। आफ्टर रिजाइनिंग आई स्टेड इन नोएडा, अपने घर में तैयारी किया। और मेरे बड़े भाई साहब भी साथ में, वो भी IIT कानपुर में मेरे बैचमेट थे, तो उन्होंने भी वहीं साथ में रह के हम लोगों ने तैयारी की और दोनों का एक साथ IAS। अच्छा, आपके बड़े भाई साहब भी IAS हैं? जी हाँ, एक ही बैच में, रंजन कुमार। अच्छा, सेम बैच है? हाँ, हम लोग ने IIT कानपुर में भी बैचमेट थे। तो ये सब देखिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो ये इंटरनेट पे इतनी चीज़ें नहीं मिली। तो आप और आपके बड़े भाई दोनों लोगों ने एक साथ UPSC क्रैक किया 2000 बैच? या क्या था कि देखिए, IAS जो आपने कहा कोचिंग वगैरह है, इसमें IAS में एक सर्किल होना चाहिए तैयारी में, क्योंकि हो सकता कई लोग जो इस कार्यक्रम को देखेंगे वो तैयारी करने की आशा से देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप अकेले रहते हैं, तो जैसे आपने कहा कि कई तरह की शंकाएं आपको घेर लेती हैं कि भाई मेरा नहीं होगा, क्या करना है, नहीं करना है। तो जनरली ग्रुप्स में तैयारी करने में थोड़ी सी आपको एक इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है, मोरल सपोर्ट भी मिलता है और साथ में एकेडमिक सपोर्ट भी मिलता है। जैसे आप किसी का, जैसे हमारे भाई साहब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग IIT में साथ साथ पढ़े थे और JEE भी साथ में हम लोगों ने क्वालिफाई किया था। तो एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग थी। कुछ टॉपिक्स में अगर मैं वीक था तो वो स्ट्रांग थे, वो हमें बताते थे। कुछ टॉपिक्स में मैं स्ट्रांग था, वो वीक थे, तो मैं उन्हें बताता था। तो इस तरह से एक म्यूचुअल से तैयारी से काफ़ी लाभ मिलता है इससे। अरे, बहुत रेयर होता है कि भाई आप लोगों ने साथ में, आप और आपके बड़े भाई ने साथ में ही BTech किया, उसके बाद साथ ही में UPSC क्रैक किया, तो ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, आपको यूपी में तो 2000 बैच के हैं, एक लंबा अनुभव हो गया है और मुझे लगता है कि आधे दर्जन से ज़्यादा आपने ज़िले किए हैं शायद एज जिला अधिकारी। तो ललितपुर, भदोही, आजमगढ़ और संत कबीर नगर, मैनपुरी, ये सब तमाम ज़िले आपके किए हुए हैं। यूपी को हम लोग समझते हैं कैसा है और अभी कैसा है, पहले कैसा था। तो क्या कभी काम के दौरान कोई ऐसा प्रेशर आया कि आपको ना चाहते हुए भी काम करना पड़ा? अक्सर होता है। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें इसको, तो अगर कोई ऐसी घटना हो तो शेयर करें, अदरवाइज इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है और कि कोई ऑफिसर कुछ ना करना चाहे और उसे करने के लिए बाध्य किया गया हो, क्योंकि कलम आपकी है, हाथ आपका है और कलम कहाँ चलनी है वो आपका निर्णय है। तो अगर इसका कोई लेता है कि हमें किसी ने कहा है इसलिए हमने ऐसा किया है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसमें हालांकि हो सकता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है और मैं बहुत स्पष्ट था कि अगर कोई चीज़ मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए तो मैंने नहीं किया है। अच्छा सर, उसके कारण एक पीस ऑफ माइंड रहता है और आपको कोई मोरल डिलेमा नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ करना पसंद नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, क्या कभी आपको इस टाइम पे जब आप जिलाधिकारी रहे या और भी पदों पे रहे, तो क्या कभी कोई ऐसा मौका आया, आपको लगा कि ये काम जो कर दिया, ये रियलाइज़ हुआ हो बाद में कि नहीं, ये नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ जैसे गलत हो गया या गलत डिसीजन हो गया, फिर आपको रियलाइज़ हुआ हो और आपने तुरंत उस पर बैक किया हो कि नहीं ठीक है, ये हो गई गलती? मैं इसको थोड़ा सा, आपका प्रश्न थोड़ा बदल के उत्तर भी बदलना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग जो रिकॉल करते हैं अपने प्रीवियस को, मेनली अच्छी चीज़ों को, जिससे कि आपको संतुष्टि मिलती है, जिससे और वो आपको आगे जाने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, डिसीजन मेकिंग जो है, हम लोग एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस करते हैं फाइल पर कि भाई हमें ये करना है, वो करना है। और जब करते हैं डिसीजन, तो हम लोग जो सही है होता है, जो लगता है उस समय कि सही है, वही डिसीजन लेते हैं। और कोई डिसीजन सही या गलत नहीं होता है, ये जो उसको जज करता है वो डिपेंड करता है हुई जजिंग डिसीजन कि सही है गलत है, उससे सोच और सामने वाले का जिसको वो डिसीजन अफेक्ट कर रहा है उसकी सोच पर डिपेंड करता है कि गलत है या सही है। और हमारे सिस्टम में जुडिशरी हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, उसमें ऑलरेडी एक इनबिल्ट सिस्टम है कि कोई चीज़ अगर गलत किसी का डिसीजन हुआ है तो उसके लिए उसकी रेमेडी अवेलेबल है। हायर फोरम है, वहाँ अपील कर सकता है, उसको रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है कि आपका डिसीजन हो गया है। तो उसमें
बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपने गलत किया डिसीजन। मैं डिसीजंस जो लिए हैं उसके बारे में याद होता है, गलत हुआ कि सही हुआ वो तो लोग जो अफेक्ट हुए हैं वो जज करेंगे और तय करेंगे और उसके आधार पर वो अपना स्टेप ले सकते हैं। लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि जो भी डिसीजन हमने लिए हैं जिस समय लिया गया मैंने ये सोचा कि सही है तभी डिसीजन लिया। अच्छा सर, अभी वर्तमान में आप आवास विकास में कमिश्नर हैं और ये चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री जी की या प्रधानमंत्री जी की बात करें, तो ये उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि शहरों में सभी लोगों को आवास देना, सभी के पास अपना आवास हो, अच्छी टाउनशिप हो या फिर स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंटल मैं जानना चाह रहा था, क्या उत्तर प्रदेश में अगर देखें, नगरीय विकास को देखें, नगरीय आवास को देखें, तो उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ नया कर रहे हैं आप? मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जैसे आपने अभी बात की डिसीजंस के बारे में, तो एक दो चीज़ें मुझे हमेशा याद रहती हैं जो हमें जी भविष्य की मेरी एक्टिविटीज़ को गाइड करती हैं। आई वॉज फॉर्चुनेट कि जब इनफैक्ट वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था कि जब सुनामी आई थी तो कई लोग बेघर हो गए थे और मेनली जो कोस्टल एरिया है इंडिया का उसको अफेक्ट किया था। तो आई वॉज अर्लियर, मैं तमिलनाडु काटा में था, तो मुझे सरकार ने वहाँ एज ए एडिशनल कलेक्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन बनाकर भेजा नागपट्टनम में। नागपट्टनम डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थी सुनामी से जी। 2003 की बात है, 2004 की दिसंबर में, और उसमें लगभग 6,000 लोग से ज़्यादा की डेथ हो गई थी और लगभग 1 लाख लोग बेघर हो गए थे। उनके फिशरमैन मेनली अफेक्टेड, उनके सारे जो फिशिंग बोट्स थी सब टूट-टाट गए थे, उनके आजीविका को संकट आ गया था। ऐसी स्थिति में मुझे वहाँ पर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन काम मिला था। तो उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके लगभग 1 लाख लोगों के लिए घर बनाया और बाद में उसको एक्सटेंड किया और 1 किलोमीटर तक जितने भी कोस्टल एरिया में थे सबका घर बना धीरे धीरे। तो जो लोगों का जब घर बनाने से उनकी लाइवलीहुड, फिर हमने बोट्स दिए, उनकी लाइवलीहुड जो उनको समुद्र में जाने से डर लगता था, उनको धीरे धीरे काउंसलिंग करके फिर से जोड़ा इससे। तो जो रीबिल्डिंग लाइफ्स की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे लाइफ फिर से बनता है, वो मैंने बहुत ही क्लोजली देखा। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर हम लोग जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, कोई घर बनाते हैं लोगों का, तो अपने आप जो लोगों की आजीविका और जीवन जो है इम्प्रूव होता है। तो अभी जो मुझे आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में यूपी में भी कई सारे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में, चाहे इंडस्ट्री में हो। मैं MD UPSIDC रहा, उसके बाद यहाँ नगर विकास में रहा और कमिश्नर बरेली रहते हुए स्मार्ट सिटीज़ का काम करने का मौका मिला। अब मैं हाउसिंग कमिश्नर और सेक्रेटरी हाउसिंग के रूप में हाउसिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ। तो माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका स्पष्ट जो निर्देश है कि लोगों के जीवन में स्तर में सुधार करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाना है। उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी कि हमारा जो अर्बनाइजेशन बढ़े, हाउसिंग सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो। जो यूपी का अर्बनाइजेशन नेशनल एवरेज से थोड़ा कम है और उसके बाद यूपी के अंदर ही, चाहे वेस्टर्न हो यूपी या ईस्टर्न यूपी, दोनों में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी है। ईस्टर्न यूपी में थोड़ा कम है, वेस्टर्न यूपी में अर्बनाइजेशन ठीक है। तो हमारा एज आवर डिपार्टमेंट का काम है कि इस कमी को पूरा करना और नेशनल एवरेज के हम ऊपर आए आप जी। सर, मैं कह रहा था कि अभी मुझे एक सवाल ध्यान आया कि अयोध्या चूंकि इस समय हॉटकेक है और मुझे लगता है लाखों श्रद्धालु जो है वहाँ जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए भी है। अचानक से भीड़ बढ़ रही है, लोग रहने के लिए आ रहे हैं। तो आपकी शायद मैंने पढ़ा था कहीं इंटीग्रेटेड टाउनशिप की कोई योजना वहाँ चल रही है। क्या इंटीग्रेटेड टाउनशिप है की योजना है और कैसे आप इस पर कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? अयोध्या के बारे में प्रोजेक्शन है कि लगभग 2047 तक 10 करोड़ उसमें विजिटर्स आएंगे एनुअल। ये वहाँ टूरिज्म पोटेंशियल जो है जी। तो हम लोगों ने एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप, उसको ग्रीनफील्ड टाउनशिप अभी नाम है, जिसमें 1400 एकड़ में बना रहे हैं जी। तो ये लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों के लिए एक रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, जिसमें हाउसिंग, आश्रम एंड मठ के लिए जगह है, होटल्स के लिए जगह है और तमाम तरह की फैसिलिटी है। उसमें एक हमने जो वाल्मीकि रामायण में या रामचरितमानस में जो अयोध्या का वर्णन है जी, तो हमने प्राचीन अयोध्या से बहुत ही प्रेरणा प्राप्त की है।
पंचम सर्ग जो है आपका बालकांड में, वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का वर्णन किया है राजा दशरथ ने, कि उसमें कहा है कि सभी तरह के लोग, सभी कलाओं के लोग वहाँ भी निवास करते थे। तो हम लोगों ने वहाँ डिफरेंट स्किल्स, चाहे म्यूजिक हो, आयुर्वेद हो, सबके लिए जगह बनाने का प्रयास किया है। और जब ये पूरा हो जाएगा, अगले 2 से 3 सालों में ये पूरी तरह से फलीभूत हो जाएगा, तो एक बहुत ही वाइब्रेंट टाउनशिप जो प्राचीन अयोध्या के नॉर्म्स, इथोस के साथ हो और सारी मॉडर्न एमिनिटीज हो, स्मार्ट सिटी हो, डिजिटल सिटी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चले, ये सब के साथ हमारी बनेगी। ये सर कब तक की तैयारी? 2047? ये कोई भी टाउनशिप है जो समय लगता है डेवलप होने में पूरी तरह, लेकिन मेरा अनुमान है कि 2 से 3 सालों में ये पूरी तरह विकसित हो जाएगी। सर एनसीआर की बात थोड़ा सी कर लेते हैं। एनसीआर में भी एक टाउनशिप आप लोग कोई कर रहे हैं, आइकॉनिक टाउनशिप है। आइकॉनिक टाउनशिप गाजियाबाद में कहीं पे है, इसके बारे में भी बड़ी चर्चा है। मैं कई लोगों सुना, कई लोगों ने बताया कि जब ये योजना आएगी तो इससे जो लोगों के का जीवन स्तर उसमें बड़ा सुधार होगा, और जिस तरह के शहर की हम लोग कल्पना करते हैं, चाहते हैं कि अच्छा शहर हो, वो शहर अच्छा रहेगा। देखिए, ये वेस्टर्न यूपी में नोएडा जो है एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है लोगों का, और जबकि गाजियाबाद जो है हमारा बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है, और ये इसमें भी काफ़ी ग्रोथ है। और इसमें प्रयास ये है कि इसको भी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन नोएडा की तरह बनाया जाए। तो उसके लिए एक हमारी आवास विकास की वसुंधरा में एक जगह है 7 और 8 में, वहाँ पर हम आइकॉनिक कोई प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं गाजियाबाद में, जो कि जिससे कि गाजियाबाद में भी लोग आना चाहें और लोगों को लगे कि हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। उससे गाजियाबाद में एज ए हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, और वहाँ पर जो अर्बनाइजेशन जो है और अच्छा प्लान तरीके से हो सकता है। अच्छा सर, चलिए जाते जाते मैं चाह रहा था कि आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि जो तमाम और बच्चे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, निराश हो जाते हैं या फिर उनको सफलता नहीं मिल पाती, या फिर वो कैसे सफलता को गेन करें, सफलता को पाएं, इसके बारे में अगर आप 2 शब्द कहें तो। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, सिर्फ इसलिए न तैयारी करे कि उसके पड़ोसी कर रहा है या कोई दोस्त कर रहा है। इसके लिए आपको अंदर से अर्ज आनी चाहिए कि हाँ आपको ये करना है, क्योंकि यूपीएससी की एग्ज़ाम पास करना इज़ नॉट द गोल, मंजिल ये नहीं होनी चाहिए, वो एक शुरुआत है आपके जीवन की। क्योंकि आपका जो मेन ध्येय होना चाहिए कि आप कैसे सिविल सर्विस से जुड़कर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, या पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं, या सर्विस टू द बिल्डिंग ऑफ नेशन करना चाहते हैं। अगर वो वाला आपका जज्बा नहीं है अभी, तो उसके बिना आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, अधूरी रहेगी तैयारी वो फिर। क्योंकि आप सिर्फ एक परीक्षा के आपका ध्येय हो जाएगा, एक परीक्षा ध्येय नहीं होनी चाहिए। वो उस जो फाइनल ध्येय है उसी से आपका ये एफर्ट आपका गवर्न होगा, दैट इज वन। सेकेंडली जो है तैयारी, जो ये एक तपस्या मैं मानता हूँ तैयारी जो है, तैयारी भी, क्योंकि इसमें कई लोग क्या करते हैं कि कई तरह की एक्टिविटी करते हुए साथ में तैयारी करते हैं, तो ना आप उस पर ध्यान दे पाते, ना इस पर ध्यान दे पाते हैं। जैसा मैंने बताया कि मैंने प्राइवेट सेक्टर से रिजाइन किया और इसकी तैयारी की, जबकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, आईआईटी कानपुर से पढ़ा था, मेरा फिजिक्स मैथ्स भी रीजनेबली, आई वाज वेरी गुड उसमें, वहाँ भी अच्छी पढ़ाई थी आईआईटी कानपुर की। फिर भी मुझे कुल लगभग 1 साल 4-5 महीने प्रीलिम्स के लिए, और उसके बाद प्रीलिम्स के बाद जो मेंस के लिए 5-6 महीने होते हैं, वो पूरा होल हार्टेडली डिवोट करना पड़ा इस परीक्षा के लिए। तो मेरा तो पहला तो ये रहेगा कि एक तो आप ध्येय को किसके लिए क्यों करना चाह रहे हैं, एक तो ये है, और दूसरा जब आप करें इसको तो पूरी फोकस के साथ करें, लगन साथ करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रणवीर प्रसाद जी थे, 2000 बैच था, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने कि तैयारी करने को लेकर जो ध्येय है वो आपका क्लियर होना चाहिए, और मोटिव केवल ये नहीं होना चाहिए कि आपको केवल परीक्षा पास करनी, आईएएस बनना है। तो अगर ध्येय बड़ा होगा, इससे आगे की भी सोच होगी, तब आप इस तैयारी में जाइए, जरूर सफलता मिलेगी। और जिस तरह से रणवीर जी ने ये भी बताया कि वो और उनके भाई, ये अपने आप में देखिए ये बड़ी अच्छी बात निकली कि ये और इनके भाई दोनों लोग सेम बैच के हैं, साथ ही इन्होंने बीटेक किया और आईआईटी कानपुर से ही किया, तो ये भी एक अलग कॉम्बिनेशन है। अगली बार